आज हम एक ऐसे विद्रोही पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल के रख दी। और सच मानिए, उनकी रणनीतियों और गहरी सोच ने उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह के धमाकेदार लेकिन बेहद बौद्धिक जीवन की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक निडर विद्रोही की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचारक की कहानी है जिसने अपने एक्शंस और अपनी विचारधारा से क्रांति शब्द को ही एक नई परिभाषा दे दी। इनकलाब जिंदाबाद, हम सब ने ये नारा सुना है ना। लेकिन उस दौर में इसे गर्जना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये महज कुछ शब्द नहीं थे, ये ब्रिटिश हुकूमत के चेहरे पर एक खुली और सीधी चुनौती थी। इसी एक गूंज ने भगत सिंह को रातों रात एक राष्ट्रीय पहचान दिला दी। तो आइए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो हैं उनकी क्रांतिकारी जड़ें, सैंडर्स की हत्या का वो ऐतिहासिक कदम, असेंबली में बम फेंकने की अचूक रणनीति, उनकी मशहूर भूख हड़ताल और विचारधारा, और अंत में उनकी वो विरासत जो आज तक हमारे बीच जिंदा है। हम सिर्फ उनके मशहूर कारनामों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे दौड़ने वाले उस तेज दिमाग को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन की ओर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके पारिवारिक माहौल ने उनके इस विद्रोही रास्ते को कैसे आकार दिया। अगर हम उनके जीवन के टाइमलाइन को देखें तो ये बहुत ही छोटा लेकिन गजब का प्रभावशाली था। 1907 में अविभाजित पंजाब के बंगा गांव में उनके जन्म से लेकर 1928 और 29 की उन बड़ी घटनाओं तक, और फिर मात्र 23 साल की उम्र में 1931 में लाहौर में उनकी फांसी। जरा सोचिए, महज 23 साल, इतने कम समय में उन्होंने एक ऐसा सफर तय किया जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी हमें सुनाई देती है। अब देखिए, यहां महात्मा गांधी और भगत सिंह की पृष्ठभूमि की तुलना करना काफी दिलचस्प है। जहां गांधी जी एक ऐसे मोद बनिया परिवार से आते थे जिनका इतिहास रियासतों की सेवा करने का रहा था, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह एक ऐसे जाट सिख परिवार में पले बढ़े जो पहले से ही गदर पार्टी के साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध में गहराई से डूबा हुआ था। उनके चाचा, उनके पिता सब पहले से ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा थे, और सच कहें तो यही वो जमीन थी जिसने आगे चलकर उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके अलग अलग दृष्टिकोणों के बीज बोए। आगे बढ़ते हैं उस घटना की तरफ जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA ने अपनी पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरे वाकये की चिंगारी भड़की थी साइमन कमीशन के भारी विरोध के दौरान। उस वक्त हुए एक बेहद क्रूर पुलिस लाठीचार्ज में प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उनका निधन हो गया। इस एक घटना ने मानो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और यहीं से HSRA के सदस्यों ने तय कर लिया कि वो लाला जी की मौत का बदला लेंगे, एक तरह के प्रतिशोधात्मक न्याय के रूप में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक हो गई। क्रांतिकारियों का असली निशाना जेम्स स्कॉट था, क्योंकि उसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन गलत पहचान की वजह से उन्होंने एक जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को मार गिराया। इसके तुरंत बाद वो DAV कॉलेज के रास्ते भाग निकले और एक विशाल पुलिस सर्च ऑपरेशन को चकमा देते हुए दुर्गा भाभी की साहसिक मदद से सुरक्षित कलकत्ता पहुंच गए। हालांकि इतिहास के पन्ने हमें ये भी बताते हैं कि इस गलत पहचान और एक निर्दोष की जान जाने का उन्हें और उनके साथियों को गहरा पछतावा भी था। अब बात करते हैं उनके जीवन के अगले बड़े टर्निंग पॉइंट की। यहां आकर भगत सिंह की रणनीति पूरी तरह बदल गई, हत्या या हिंसा से हटकर एक बहुत ही नाटकीय और प्रतीकात्मक विरोध की तरफ। यहां यह समझना बिल्कुल जरूरी है कि उनका मकसद सिर्फ अफरा तफरी मचाना नहीं था। उन्होंने बाकायदा जानबूझकर गिरफ्तारी देने की एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई। उनका आइडिया क्या था? अदालत और ब्रिटिश न्याय प्रणाली को एक मंच, एक स्टेज की तरह इस्तेमाल करना, ताकि मीडिया के जरिए उनके क्रांतिकारी विचार पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच सकें। उनका सीधा सा फंडा था, किसी की जान नहीं लेनी है, बल्कि एक सोए हुए राष्ट्र को जगाना है। और इसी रणनीति को 8 अप्रैल 1929 को हकीकत में बदला गया। भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके। और ध्यान दीजिए, ये बम जानबूझकर कम तीव्रता वाले बनाए गए थे ताकि कोई हताहत न हो। ये पूरा एक्शन जन सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के खिलाफ एक कड़ा विरोध था। धमाके के बाद वो वहां से भागे नहीं, इसके बजाय धुआं उठते ही उन्होंने पर्चे उछाले, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरे गर्व के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में अदालत में दिए गए उनके असेंबली बम बयान को अगर हम पढ़ें तो उनकी सोच की गहराई साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि आक्रामक रूप से प्रयोग किया गया बल हिंसा है जो नैतिक रूप से गलत है, लेकिन जब बल का प्रयोग किसी न्यायपूर्ण और वैध कारण के लिए किया जाए तो वो नैतिक रूप से सही है। ये बयान साबित करता है कि वो महज कोई हथियार उठाने वाले विद्रोही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड और दार्शनिक विचारक थे। उनके हर कदम के पीछे एक गहरी थ्योरी होती थी। और अब हम उनके जीवन के उस दौर में आते हैं जहां हथियारों की आवाज शांत हो गई और उन्होंने जेल की चारदीवारी के अंदर अपने शरीर और अपने दिमाग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। 116 दिन, जी हां, 116 दिन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राजनीतिक बंदियों के लिए समान बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर भगत सिंह ने पूरे 116 दिनों तक भूखे रहकर हड़ताल की। ये इंसानी सहनशक्ति और जज्बे की एक ऐसी मिसाल है जिस पर यकीन करना आज भी मुश्किल लगता है।
और इस हड़ताल ने सिर्फ भगत सिंह के ही नहीं बल्कि उनके साथियों के अड़े इरादों को भी दुनिया के सामने रखा। जहां भगत सिंह 116 दिनों तक डटे रहे, वहीं हमें उनके साथी जतिन दास को भी याद रखना होगा। यूरोपीय कैदियों के समान अधिकारों की मांग करते हुए जतिन दास ने 63 दिनों की बेहद कठोर भूख हड़ताल के बाद अपनी जान दे दी। उनकी शहादत ने पूरे देश में सहानुभूति की ऐसी लहर दौड़ाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसी दौरान अगर हम 1920 और 30 के दशक के बड़े परिदृश्य को देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद के भीतर एक गहरा वैचारिक टकराव शुरू हो चुका था। ये वो समय था जब पूरा स्वतंत्रता संग्राम कई अलग अलग धाराओं में बंट रहा था और ये तय करने की जद्दोजहद चल रही थी कि आखिर आज़ादी पाने का सबसे सही और असरदार रास्ता कौन सा है। और यहीं हमें दो बिल्कुल अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी का रास्ता था जो आत्मबल, बड़े पैमाने पर जन अहिंसा और नैतिक सुधारों पर टिका था, और दूसरी तरफ था भगत सिंह का नजरिया जो प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन, मार्क्सवादी समाजवाद और इस शोषक व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से एक नया सिस्टम बनाने की बात करता था। हम यहाँ किसी एक को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन दोनों ही वैचारिक धाराओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को कितनी जबरदस्त ऊर्जा दी थी। जेल के अंदर का वो समय भगत सिंह के लिए एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का समय था। उन्होंने अपनी पुरानी अराजकतावादी सोच को पीछे छोड़ा और एक बहुत ही कड़क मार्क्सवादी विचारधारा को अपना लिया। उन्होंने जाति व्यवस्था और धार्मिक रूढ़ियों को पूरी तरह नकार दिया। इस दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की को जमकर पढ़ा और इसी वैचारिक मंथन का नतीजा था उनका वो मशहूर और बेहद तार्किक लेख मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो उनकी फांसी और दक्षिण एशियाई इतिहास पर उनके उस गहरे प्रभाव के बारे में है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्नों में गांधी इरविन समझौते और भगत सिंह की फांसी को लेकर आज भी एक बहुत ही जटिल बहस छिड़ी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी फांसी रुकवाने के लिए और कड़ा दबाव बना सकते थे, जबकि दूसरे खेमे का तर्क है कि उस वक्त के राजनीतिक हालात ही ऐसे थे कि ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन था। ये हमारे इतिहास के उन पन्नों में से है जिस पर आज भी सबसे ज्यादा निष्पक्ष चर्चा की जरूरत महसूस होती है। खैर, इन तमाम बहसों के बीच एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है वो है भगत सिंह का अपना अटल फैसला। जब उनकी माता विद्यावती जी और बाकी शुभचिंतकों ने वाइसरॉय को दया याचिकाएं भेजी तो भगत सिंह ने खुद किसी भी तरह की दया मांगने से साफ और कड़े शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने जान बचाने के बजाय क्रांति के लिए शहादत को गले लगाना चुना और उनके इसी अकल्पनीय साहस और बलिदान ने उन्हें वो उपाधि दी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, शहीद आजम यानी शहीदों के सिरमौर। उनकी इस शहादत ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई बिजली दौड़ा दी, युवाओं को एक नया जोश दिया। वो महज एक इंसान से बढ़कर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गए। आज भी उनका नाम हर भारतीय के दिल में धड़कता है। मात्र 23 साल की उम्र में मिली उस फांसी ने उन्हें हमारी कला, हमारे साहित्य और हमारी संस्कृति में अमर कर दिया है। पंजाब के खटकड़ कला में स्थित उनके पैतृक घर को आज एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब कहीं अन्याय के खिलाफ कोई राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन होता है तो सबसे पहले भगत सिंह की तस्वीर और उनके विचार ही लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो अंत में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये तो सच है कि पूरा देश उन्हें उनके बलिदान के लिए शहीद आजम के रूप में पूजता है, लेकिन क्या एक बिना शोषण वाले पूरी तरह से नए समाजवादी समाज को बनाने के उनके उस बौद्धिक और कट्टरपंथी विजन को भी हम उतनी ही साफ तरह से याद रखते हैं? क्या हम शहीद के पीछे छिपे उस महान विचारक को भूल तो नहीं गए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी असली विचारधारा को और गहराई से पढ़ने और समझने का न्योता देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।